Neeraj Danki, you have 27 minutes. I'm sorry, 12 minutes. थैंक यू सर। उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर सदन में चल रही चर्चा के लिए बोलने का अवसर प्रदान किया है। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और हम सबकी यही मान्यता है कि एक स्वास्थ्य हजार नियामत, अर्थात स्वास्थ्य मनुष्य की पूंजी है। आदमी चाहे लाख दौलतमंद हो जाए, धनी हो जाए, अगर तंदुरुस्त नहीं है तो कुछ भी नहीं है और स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई आशीर्वाद, कोई दौलत उसके मुकाबले नहीं है, ये मैं कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य बजट पर इसीलिए जब चर्चा होती है तो देश को और सरकार को जो है पूरी तरीके से जो ध्यान सरकार का होना चाहिए वो स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए ही होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में कई सुधार लाने की भी आवश्यकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि दवाइयां और जीवन रक्षक औषधियां जो है आज की तारीख में बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, वो आम आदमी के और गरीब लोगों के पहुंच से बाहर हो गई है। इस वजह से जो है स्वास्थ्य लाभ उनको नहीं मिल पाता गरीब लोगों को। इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सिर्फ बजट वृद्धि जो है वही प्रणालीगत सुधार नहीं ला सकती। स्वास्थ्य बजट में 11% वृद्धि की गई है और 1,03,851 करोड़ कर दिया गया है, जिसमें आयुष्मान भारत PMJY व्यय भी शामिल है। इसलिए जब हम समायोजित करते हैं तो ये वास्तविक वृद्धि जो है वो 9% के लगभग है और ये 140 करोड़ लोगों के देश के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इस वृद्धि के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में जिस रूप में स्वास्थ्य सेवा आवंटन जो है वो 2% से भी नीचे रह गया है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जो 2017 की है उसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया 2.5%, उस लक्ष्य से बहुत दूर है। इसलिए यह बजट भी जो है ये स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने में ये कहूंगा कि विफल हुआ है। केंद्र सरकार की योजनाओं में जब 2024-25 की बात करते हैं तो उसमें व्यय में भी 11% की गिरावट आई और उस गिरावट की वजह से जो प्रमुख कार्यक्रम स्वास्थ्य के हैं उसमें अक्षमताओं और धीमी कार्यान्वयन को उजागर किया गया है। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियों के साथ साथ अनगिनत चुनौतियां भी शामिल हैं और सबसे बड़ी जो चुनौती देश के सामने है वो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को पाटने की आवश्यकता है। देश में जो 65% अस्पताल हैं वो शहरी क्षेत्रों के अंदर है, जबकि देश की 70% आबादी वो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आती है। ऐसे में एक जिसे कहेंगे कि कमी जो है ग्रामीण क्षेत्र में डॉक्टर नर्सों की बहुत अधिक है, उसको कम करने की आवश्यकता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और WHO के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर और जनसंख्या का जो अनुपात है 1/1456 है, जबकि मानक जो है वैश्विक मानक जो है वो 1/1000 है। इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ग्रामीण भारत जिसकी 70% आबादी है वहां अस्पताल के बेड्स अगर देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में 40% बेड्स हैं और इसमें हम अगर देखते हैं मानक जो जरूरत है वो आवश्यकता 1000 व्यक्तियों पर 3.5 बेड्स की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर हम कमी अगर देखते हैं देश में ओवरऑल बेड्स की तो वो कमी लगभग जो है 2.5 मिलियन बेड्स की कमी है। वो कैसे पूरी हो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जब बजट में एम्स और शहर केंद्रित चिकित्सा संस्थाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी गई हो, ऐसे में ग्रामीण भारत में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है PSC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है CSC, इसमें पर्याप्त धन नहीं मिला है। आज की परिस्थितियां CSC और PSC की हो गई है। डॉक्टर्स नहीं है, वहां एम्बुलेंस नहीं है, प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, नर्सेज नहीं है, बेड्स नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है। ऐसी परिस्थितियां हैं तो MRI जैसे जो है लाभ वो कैसे ग्रामीण क्षेत्र को मिल सकते हैं, ये सोचने की आवश्यकता है। बड़ी विचित्र परिस्थितियों से जो है देश गुजर रहा है। ऐसे में जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य बीमा की और
जो स्वास्थ्य और स्वास्थ्य लाभ के लिए जेब से खर्च होने वाले खर्च की व्यय की जब बात करते हैं, तो भारत के कुल स्वास्थ्य देखभाल व्यय का 62.6% जो व्यय है वो स्वयं से करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर देखा गया है कि चिकित्सा बिलों को भरते भरते ही आदमी गरीबी की ओर बढ़ता है। पूर्व वक्ताओं ने भी इस पर जिक्र किया है कि गरीबी स्वास्थ्य सेवाएं लेने की वजह से भी बढ़ रही है। ऐसे में जो जरूरत थी बजट में उन नीतिगत हस्तक्षेपों की जिसकी जरूरत थी वो उस पे पूरा नहीं किया गया, वो नजरअंदाज किए गए हैं। अन्यथा ये जो बोझ था इसे किसी ना किसी रूप में कम किया जा सकता था। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पे जीएसटी को 18% से अगर 5% किया जाता, वो चूक रही है और ये कवरेज विस्तार इससे हो सकता था। एक पत्र भी इस संदर्भ में मैंने जो है फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा है। इस संदर्भ में मैं समझता हूं कि अगर सरकार ध्यान देगी तो बहुत बड़ा लाभ देश को होगा। धारा 80D के अंतर्गत भी जो कटौती 25,000 से 50,000 की जानी चाहिए थी, वह बढ़ावा भी मेरे ख्याल से एक खोया हुआ अवसर के रूप में ही देखा जा सकता है। हम लोग बात करते हैं अगर आयुष्मान भारत में PMJAY की, तो बजट में 28.9% की वृद्धि है, उसका स्वागत है। लेकिन निजी अस्पताल जो है वो प्रतिपूर्ति जो है रिएम्बर्समेंट की कमी की वजह से मरीजों को दाखिल करने से ही मना कर देते हैं और वो जो है इसका लाभ गरीब मरीजों को नहीं मिल पाता है। अगर वास्तव में ही कुछ काम करना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो वैसा काम करके दिखाना होगा जो राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे उस समय में उन्होंने करके दिखाया। चिरंजीवी योजना का लाभ जो है गरीब जनता को मिला। गरीब जरूरतमंद मरीज को 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मुहैया कराने का काम कांग्रेस की उस सरकार ने उस समय किया। और यही नहीं, कोविड प्रबंधन भी ऐसा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है उसमें भी उनकी बुरी प्रशंसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी उस समय थे उनकी की है। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोविड प्रबंधन जहां राजस्थान में हुआ, हिंदुस्तान में कोविड प्रबंधन में कहीं ना कहीं खामियां रही, कहीं ना कहीं चूक रही, वरना हालात इस तरह के नहीं होते। मैं जिक्र करना चाहूंगा पश्चिमी राजस्थान के उन जगहों का जहां से मैं आता हूं, जालोर, सिरोही, पाली, यहां की स्वास्थ्य सेवाओं को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही चिंताजनक हालात उन क्षेत्रों की है। कुछ बड़ी अगर बीमारी होती है तो पास के क्षेत्र में गुजरात के अहमदाबाद, पालनपुर, डीसा में जाना पड़ता, जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बड़े लंबे चौड़े बिल बनते हैं और उन बिलों की पूर्ति करते करते इंसान अपने खेत खलियान, अपने जमीन जायदाद को बेचने पे मजबूर होता है या उसे बड़ा ऋण लेना पड़ता है। ऐसे हालात वहां पर है जहां हम 25 वर्षों के बाद आजादी के अमृत काल की बात करते हैं। अमृत अगर नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो है जहर बरसाने का काम भी नहीं होना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए कि ऐसे क्षेत्र में जहां गरीबी ज्यादा है, वहां जहां हालात किस तरह के बने हुए, पिछड़ापन, गरीबी और जहां शिक्षा का अभाव है, वहां कहां से वो पैसा लाएगा उन बड़े बड़े बिलों को भरने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जब बात करते हैं ऐसे में तो 70 सालों की बात करते हैं। 10 साल आपको मिले, 3 टर्म आपको मिले, 11वां साल चल रहा है। 10 साल में उन कमियों को आप पूरी कर देते अगर उन 70 सालों की बात करते हैं। बुनियादी ढांचा अगर स्वास्थ्य क्षेत्र का किसी ने बना के दिया तो कांग्रेस ने बना के दिया है। उसी बुनियादी ढांचे पर आज हम खड़े होकर के बात कर रहे हैं आने वाले कल की। मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां जालोर, सिरोही और पाली जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, गरीबी बहुत ज्यादा है, शिक्षा का भी वहां पे अभाव है, ऐसे में हमारे पास सुविधाओं से लेस अत्याधुनिक ट्रोमा केयर सेंटर नहीं है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सिरोही, जालोर, पाली क्षेत्र में तत्काल आधार पर एम्स जैसे अत्याधुनिक केंद्रीय उत्कृष्टता वाले संस्थान की स्वीकृति प्रदान करें और उसके लिए बजट की आवंटन की भी आप जो है स्वीकृति करें, तो मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ पहुंचेगा। अगर हम चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं तो मेडिकल सीटें बढ़ाना भी जो है वो समस्याजनक है। 10,000 सीटें इस वर्ष और उसको बढ़ा करके 5 सालों के अंदर 75,000 सीटें करने का जो दावा है, मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार जो है वो मेडिकल कॉलेजेस और खोलने जा रही है या निजी जो है मेडिकल कॉलेजों की इसकी अनुमति मिलेगी, यह स्पष्ट करने की जरूरत है। वरना 75,000
जो है पद सीटें बढ़ तो जाएंगी, लेकिन जो स्वास्थ्य लाभ की पूर्ति है वो पूर्ण होना संभव नहीं है। क्योंकि चिकित्सा शिक्षा की हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत में जो है चिकित्सा शिक्षा वो केंद्रित है दक्षिण भारत की तरफ, लेकिन आज भी सुविधाओं का अभाव जो है यहां, जब हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो आज भी कई सुविधाओं की कमियां यहां पर हैं। यहां जब क्षेत्रीय असमानता की बात आएगी तो ये स्वास्थ्य सेवा की असमानता और ज्यादा गहराती चली जाएगी। ऐसे में हम लोगों को चाहिए था कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई सहायता इसमें दी जानी चाहिए थी। मेडिकल शिक्षा को लेकर के भी जो कुछ ऋण मुक्त बजट की बात होती, सब्सिडी भी नहीं दी गई है। जबकि निजी कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस की हालात किस तरह के, 60 लाख से 1 करोड़ या इससे भी ज्यादा की फीस वसूली जाती है। वो कहां से कोई गरीब व्यक्ति ऐसे में मेडिकल की पढ़ाई कर पाएगा। हम बात करें अगर कैंसर के उपचार की, तो विकेंद्रीकरण करने के लिए जिला स्तरीय कैंसर देखभाल केंद्रों की घोषणा तो की गई है, लेकिन प्रशिक्षित विशेषज्ञों और दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं और निदान क्षमता के बिना ये केंद्र जो है वो बेकार रहेंगे। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां जब कैंसर के हम लोग बात करते हैं 3 दवाओं पर कर कटौती की, कर कटौती से ही सब कुछ नहीं होगा। कैंसर का पता ही कई बार जो है ऐन वक्त पर पता चलता है, और उसके लिए मैं समझता हूं कि देश के अस्पताल, कोई भी अस्पताल सक्षम नहीं है, प्रिपेयर्ड ही नहीं है अस्पताल। ऐन वक्त के ऊपर हाथ खड़े कर दिए जाते हैं और कैंसर का मरीज जो है वो मौत को धीरे धीरे गले लगाता है। ऐसे हालात कैंसर पेशेंट के बन जाते हैं। तो इसके लिए यह चाहिए कि प्रारंभिक चरण में ही कैंसर के निदान का पता कैसे लगे, तो उस पर जो है वो अधिक एक बजटीय आवंटन किया जाना चाहिए था, ताकि कैंसर रोगियों को जो है मौत के मुंह से बचाया जा सके। हम लोग अगर बात करते हैं जिला अस्पतालों के लिए कोई पीपीपी मॉडल होना चाहिए था। किसी बड़ी सार्वजनिक निजी भागीदारी की घोषणा भी नहीं की गई है, वो भी एक कमी रही है। मैं समझता हूं कि ऐसे में कई ऐसे, एम्स की हम बात करते हैं, एम्स में अनगिनत रिक्त पद पड़े हुए हैं। आज अगर बात करते हैं एम्स में पदों की, तो दिल्ली में 34% संकाय के रिक्त पद अभी भी पड़े हुए हैं, और यही हालात अन्य जो है पूर्ण रूप से संचालित एम्स और एम्स जैसी संस्थाओं के भी इसी तरह के हालात हैं। लगभग 60% तक संकाय के पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक विशेष रूप से कहना चाहूंगा, एनटीए जो नीट और सीयूईटी जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए व्यापक जिम्मेदार है, लेकिन एनटीए एक बहुत ही छोटा संगठन है और इस कमजोर संगठन के अधिकांश कार्य जो है वो आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसे में ज्वलंत जो उदाहरण नीट के पेपर लीक का, वो भी यही कारण है। ऐसे में सरकार को अपनी ही संस्थाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा को सीमित करना चाहिए और उन संस्थानों को विकेंद्रित करना चाहिए जहां राज्य बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य अपनी सीट जो है वो आवंटन प्रवेश के लिए देती है। इसलिए ऐसे में केंद्र से मेरा निवेदन रहेगा उपसभापति महोदय आपके माध्यम से कि नीट जैसी परीक्षाओं का आयोजन ही बंद कर देना चाहिए और विकेंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली जो है उसे चुना जाना चाहिए। सरकार स्वयं सक्षम होनी चाहिए इस कार्य के लिए। उपसभापति महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, कुछ सुधारात्मक सुझाव हैं जिसमें स्वास्थ्य बजट में जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाए जाने की बात है। सीएसआर फंड्स को जो है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इस्तेमाल करने की बात है। चिकित्सा आयोग जो है उसमें संसाधनों सहित मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसी तरीके से डॉक्टर्स की और नर्सेस की अधिक से अधिक भर्ती जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनको अच्छी सैलरी दी जाए ताकि शहरी क्षेत्र से उनका जो लगाव है वो कम हो, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डॉक्टर बैठने के लिए जाएं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक हमें जो है आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन पहुंचाना चाहिए। इसी तरीके से जो है ई संजीवनी, कंक्लूड करूंगा बस 2 मिनट से, ई संजीवनी जैसे प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग बढ़ा करके टेलीमेडिसिन सुविधा का भी विस्तार किया जाना चाहिए। इन तमाम चीजों से मैं समझता हूं कि एक बेहतर हम जो है स्वास्थ्य देश को दे पाएंगे। उपसभापति महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा, हेल्थ इज द बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। स्वास्थ्य तन, मन और आत्मा का संतुलन है। हमें
इस बैलेंस को बिगड़ने नहीं देना है, इस संतुलन को बिगड़ने नहीं देना है। यही देश में स्वास्थ्य की जीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।